सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में यानी इस अगली कड़ी में हम पहले जो पाठ करा चुके थे उसकी अगली कड़ी यानी आगे हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो इसमें है हमारे जो थर्ड चैप्टर है, जो कि हमारे संशोधित जो कोर्स सिलेबस जो पाठ्यक्रम था, ठीक है, कोविड की वजह से जो हमारा कुछ पाठ्यक्रम कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं तो उनको तो हमने छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे के जो हमारे कोर्स में हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो पहला जो पाठ था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो कविता हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगला हमारे जो है वो है हिमालय की बेटियां, एक निबंध है और इसके कवि है नागार्जुन, जो कि आज हम शुरू कराने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप सब तैयार होंगे और आप सब ने जो है अपनी कक्षा का जो पाठ्यक्रम का जो कोर्स है वो ले लिया होगा। नहीं लिया है तो आप जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है पूर्ण रूप से, ठीक है। और आपकी जो कक्षा 7 की जो हिंदी की पुस्तक है वो है ये वसंत भाग 2, ठीक है। और ये आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इसे लेकर बैठे, जब मैं आपको पढ़ाऊँ तब आप लाइन टू लाइन इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और अब आपके इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अब हम बिल्कुल पूरे जोश के साथ हम हमारी पढ़ाई को जो है आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटी, एक निबंध है और कवि है इसके लेखक जो है इसके नागार्जुन है, ठीक है। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, आप भी अपनी पुस्तक खोल कर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, ठीक है। शुरू करती हूँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति में प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और इतना विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है बच्चों, वो ये है कि हिमालय की बेटियाँ कौन है। यहाँ पर कवि चर्चा कर रहा है नदियों की, क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे भारत माता का जो मुकुट के समान जो विराजमान है वह है हिमालय पर्वत। और जितनी भी जो नदियाँ हैं, जो अधिकतर भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं वो किसी न किसी पहाड़ के ही उद्गम स्थान से निकल कर आती है। तो अधिकतर जो हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सतलुज, रावी और सिंधु, ये सब हिमालय की गोद से ही निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर कवि ने इन जो नदियों को है, इनका पिता हिमालय को माना है, क्योंकि वहीं से निकल कर आती है। और इससे पहले कवि बता रहा है कि हम इनका आदर करते हैं, नदियों का, इनमें स्नान करते हैं, इनको हम पवित्र मानते हैं, इनका एक धार्मिक रूप भी हमने देखा है, एक धार्मिक दर्जा इनको दिया हुआ है। तो उसके आधार पर कवि कहते हैं कि मैंने अभी तक केवल इनको बहुत ही सहजता से देखा था, लेकिन इनका महत्व और क्या है, ये किस प्रकार से उछलती कूदती छलांगे लगाती हुई और किस प्रकार पहाड़ पर से चट्टानों में से गुजरती हुई धरती पर आती है और वहाँ आकर कैसी शांत और गंभीर हो जाती है, इस पर चर्चा करते हुए ही यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि भाई हम जब उन्हें बड़े दूर से देखते हैं तो कैसी शांत और गंभीर ये जो नदियाँ हैं नज़र आती है। किसी संभ्रांत, किसी समझदार और किसी परिपक्व महिला की भांति ये नदियाँ प्रतीत होती है। और लेखक बता रहे हैं कि मेरे मन में उनके लिए कितना आदर और श्रद्धा है, ये चीज़ भी इसमें उन्होंने बताई है। और श्रद्धा के ही आधार पर हमने कई बार इन नदियों में आस्था और श्रद्धा के नाम पर कई बार डुबकियां लगाई है और इनको एक धार्मिक दर्जा भी इनको दिया गया है। इसी को बताते हैं। और पहली बार लेखक लिख रहे हैं, पहली बार जब हिमालय पर चढ़ा, हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचा, तब मुझे इन नदियों का एक नया रूप, एक नया रंग ढंग देखने को भी मिला। उसी पर कवि यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार ये उछलती कूदती, चट्टानों में से कूदती, किस प्रकार ये मैदान तक पहुंचती, वही चीज़ बता रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है कि ये वहाँ से निकलती है तो ये किस लक्ष्य की ओर जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, ये किस ओर बढ़ती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली
नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी चोटियाँ, बंधुर अदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब इनके बारे में बता रहे हैं, लीला निकेतन यानी इनका निवास जहाँ है। तो कह रहे हैं ये 21 लक्ष्य की ओर जा रही है। इनका पिता अर्थात हिमालय इनसे कितना प्रेम करता है, वह इनको इतना स्नेह देने के बावजूद भी, उसके बाद भी ये किस ओर दौड़ी जा रही है? क्या ये उनके इतने अगाध प्रेम से भी तृप्त नहीं है जो हिमालय को छोड़कर ये किस ओर, किस लक्ष्य की ओर दौड़ती चली जा रही है? तो खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। अर्थात जब ये निकल जाती है और जब बहुत दूर मैदान में नदियाँ निकल जाती है तब शायद इन्हें अपने पिता के घर की, इनके पिता की इनको याद आती होगी या उसके बारे में सोचती होगी। जब भी इनको मौका मिलता है तब शायद ये उनके बारे में सोचती होगी। तो कह रहे हैं कि कौन जाने बेचारा बूढ़ा पिता यानी हिमालय अपनी नटखट बेटियों के बारे में सोच करके सिर धुनता होगा, यानी सिर पकड़ के बैठता होगा कि मेरी बेटियां मुझको छोड़कर कहाँ चली गई, किस ओर निकल गई, किस लक्ष्य की ओर गई है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरफ बढ़ गई हैं। तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों पर जाकर पूछे तो उस महान और विराट हिमालय के पास मौन के अतिरिक्त कोई और उत्तर होता ही नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलजु, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसे कुंभा कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी दो महान नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हमारे इतिहास में बड़ा महत्व रखती है। आदिकाल से इन नदियों का बड़ा महत्व है। दोनों के दोनों सिंधु घाटी के किनारे पर आपको पता हो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ से पता लगा है कि मानव का अस्तित्व भी था, उसी आधार पर कह रहे हैं कि कितनी प्राचीन नदियाँ हैं और इनका कितना महत्व है। तो समुद्र में जब आके मिलती है तो समुद्र भी अपने ऊपर स्वयं पर गौरवान्वित होता होगा, स्वयं पर गर्व करता होगा कि ये हिमालय की जो दो महान बेटियां हैं किस प्रकार मुझ में आकर के जो है विलीन हो जाती हैं। जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी कि कहा जाए तो इतना विशाल समुद्र है, ये एक तरह से देखा जाए तो लग रहा है, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय तो ससुर हो गए और समुद्र जो है वो दामाद हो गए, क्योंकि वो वहाँ से निकलकर उनकी बेटियाँ समुद्र में जाकर ही विलीन होती है। और किस प्रकार यहाँ पर एक मानवीकरण अलंकार जैसा प्रतीत होता है कवि की इस प्रकार की जो है जो कल्पना है, इससे लगता है कि यहाँ पर नदियों को बेटियों का रूप दिया गया है। बेटियाँ किस प्रकार अपने पिता के आंगन में बिल्कुल स्वच्छंद होकर के, किस प्रकार आनंद मग्न होकर सब लोक लाज शर्म सब चीज़ को छोड़कर किस प्रकार खेला करती पिता के आंगन में, उसी प्रकार कवि लेखक कहता है कि किस प्रकार ये नदियाँ वहाँ पर हिमालय के आंगन में खेलती है। और फिर जब जैसे कोई बेटी ससुराल जाती है पिता के घर में तो बड़ी अटखेलियाँ करती है, हंसी मजाक करती है, उसकी चंचलताएँ उसके शरारतें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार इन नदियों का भी हिमालय की गोद में वही सब कुछ देखने को मिलता है। और लेकिन जैसे ही ये नदियाँ जब ससुराल की ओर यानी बेटियाँ जिस प्रकार ससुराल चली जाती है तो कैसी समझदार और बड़ी गंभीर और बड़ी सहज हो जाती हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ भी जब धरती पर आती है तो कैसी गंभीर और कितनी सहज हो जाती हैं, सबका भला करने वाली, सबका हित चाहने वाली होती है और अंत में जाकर वह किस प्रकार समुद्र में विलीन हो जाती है। तो यही चीज़ इसमें यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं। इसीलिए ही इस शीर्षक का नाम जो है, इस निबंध का नाम लेखक ने हिमालय की बेटियां दिया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था,
वैत्रवती बेतवा नदी जो होती है का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। ये बात इन जंजर नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। कि कवि हैं काका कालेलकर, इन्होंने तो नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन माता बनने से पहले कोई भी स्त्री हो, माँ बनने से पहले वह किसी की बेटी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि अगर उनको माँ के रूप में देखने से पहले अगर इनको हम बेटी के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो जो कि लिड जो तिब्बत है वहाँ की बात है। मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। अब बड़े उदासीन थे लेखक किसी समय में, जब तिब्बत में एक स्थान पर थे तो उन्होंने सतलज नदी के एक चट्टान पर बैठ करके उन्होंने सतलज नदी के पानी में अपने पाँव डाले, तो उनकी सारी उदासी, उनका जो सारा उस समय जो थकावट थी वो सारी की सारी उस पानी को छूते ही निकल गई। तो उस समय वो उनके हृदय से ही, उनके मन से ही एक गीत वो गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रगति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो यहाँ पर पहले कवि ने एक बार उस समय जब कविता लिखी थी तब इन्हीं नदियों में से सतलज को अपनी बहन कह करके संबोधित किया था। लेकिन आज कवि अपनी इस कल्पना के माध्यम से जो है कवि यहाँ पर ये मान रहा है, इस हम निबंध से यहाँ पर हम यही समझेंगे कि कवि ये कल्पना करता है। तो जब वो हिमालय पर गया तो उसे लगा कि जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता के आंगन में हर तरह की अटखेलियाँ करती है, हंसी मजाक करती है, लेकिन जैसे ही वो परिपक्वता की ओर बढ़ती है और कैसे परिपक्व हो जाती है, मतलब जो ससुराल की ओर बढ़ती है, तो उसी प्रकार से इनको नदियों को ये उपमा देते हुए कहा है कि नदियाँ इसलिए हिमालय की बेटियाँ कहा कि जब वो हिमालय की गोद में होती है तो कैसी चट्टानों पर कूदती, फलांगती, उछलती, कूदती, वह मैदान की ओर बढ़ती है। तो तब अपने पिता के आंचल में होती है, अपने पिता की गोद में होती है, तब तक तो कैसी मतलब बड़ी चंचल और नटखट होती है जिस प्रकार एक पुत्री होती है। और लेकिन जब वह ससुराल की ओर चली जाती है तो वह कैसी जो गंभीर और अपने जीवन को लेकर के कैसे वह मतलब एक अपन कह सकते हैं कितनी सहज और गंभीर हो जाती हैं। तो वही चीज़ें नदियों में भी देखने को मिलता है कि जब ये मैदान में आती हैं तो अपना सारी चंचलता सारा नटखटपन जो सब छोड़ देती है और लोगों के हित में लग जाती है, सबका भला करने वाली हो जाती है और अंततः गत्वा वो जाकर के भी समुद्र में विलीन हो जाती है। यही निबंध जो है यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से नागार्जुन हमें बताना चाहते हैं कि बेटियों का जीवन कैसा होता है। और उन्होंने यहाँ पर नदियों को भी जो है हिमालय की बेटियों के रूप में ही स्वीकारा, यही माना है। और उससे पहले एक बार जब कभी मौका पड़ा होगा तब उन्होंने तिब्बत में सतलजू को बहन कहकर पुकारा था। इस प्रकार यहाँ पर नदियों के महत्व की यहाँ पर कवि ने जो कल्पना की है और उनके बारे में ही बड़ा महत्व बताया है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आज का ये आपका जो पाठ है हमारा यहीं पे पूरा होता है। हिमालय की बेटियाँ जो आपको समझ में आया होगा और इसकी जो प्रश्न उत्तर की जो PDF है वो मैं आपको इसके वीडियो के बाद में भेज दूँगी। धन्यवाद।